नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत का अंतरिक्ष विज्ञान और उसके जरिए दुनिया के सपनों का समाधान एक साथ चल रहा है। भारत का इसरो इस लोक से उस लोक तक दस्तक दे रहा है। एक दौर में जो नासा दुनिया में अंतरिक्ष की पहचान हुआ करता था, आज वो नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है और अंतरिक्ष की दुनिया में कई विश्व रिकॉर्ड इसरो बना चुका है। मोदी सरकार में इसरो ने जितनी उपलब्धि हासिल की वो पूरे भारत को गौरव महसूस कराती है, चाहे बात चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की हो या फिर सूर्य के बेहद नजदीक तक जाने की। भारत ने हर बार इसरो के जरिए असंभव को संभव किया है। ऐसा ही एक और असंभव काम किया गया है प्रोबा 3 को सूर्य की कोरोना में स्थापित करने का, और इसरो ने इसके लिए इस्तेमाल किया है अपना बाहुबली PSLV-C5। आज हम आपको बताएंगे सूर्य के कोरोना के बारे में, भारत के PSLV-C5 के बारे में, मिशन प्रोबा 3 के बारे में, और इसके जरिए क्या दुनिया की अंतरिक्ष के साथ साथ सौर मंडल के रहस्य को खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यह है भारत का बाहुबली PSLV जो हर बार एक नया इतिहास रचता है। The PSLV-C59 Proba 3 mission is successfully accomplished. Congratulations to Team ISRO for the sincere efforts. The 60,000 kilometer orbit for ESA was really special. तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिशन प्रोबा 3 क्या है। दरअसल इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रोबा 3 को लॉन्च किया। मिशन के तहत यूरोपीय स्पेस एजेंसी अपने 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रही है। कोरोनाग्राफ जिसका वजन 310 किलोग्राम है और ओकलर जिसका वजन 240 किलोग्राम है। इसे तैयार करने में इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड ने योगदान दिया है। ये 2 सैटेलाइट एक ही साथ जा रहे हैं और धरती की कक्षा में पहुंचने के बाद अलग अलग होकर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखेंगे, साथ ही सूर्य के रहस्यों को सुलझाने पर काम करेंगे। इनका पहला काम सूरज की आउटर कोरोना के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके लिए इसे कई तरह के उपकरणों से लैस किया गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको उन उपकरणों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सूर्य, आप सोचिए कि वहां किस तरीके से चीजें पहुंचती हैं, कितनी दूरी यहां से है और क्या वाकई में सूर्य के नजदीक तक पहुंचा जा सकता है। इसको समझने के लिए सूर्य को ही समझिए, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और वहां का तापमान कितना है? वहां का तापमान 1.5 लाख डिग्री के आसपास। आप सोचिए जरा, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब के आसपास है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है और सूर्य का आयतन आप अंदाजा लगाइए 13 लाख पृथ्वी जितने आयतन के बराबर है। यानी जितनी जगह पर सूर्य है उतनी जगह पर 13 लाख पृथ्वी समाहित हो सकती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौरमंडल को अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखता है और पृथ्वी भी सूर्य का ही चक्कर लगाती है। सूर्य में अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है, जहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य अत्यधिक गर्म और आवेश युक्त कणों के गैस से बना हुआ है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और यह प्लाज्मा सूर्य के भूमध्य रेखा पर इसका एक चक्कर पृथ्वी के 25 दिनों में पूरा होता है, जबकि ध्रुवों पर 36 पृथ्वी दिवस लगते हैं, यानी कि 36 दिन लगते हैं। सूर्य की ऊपरी सतह जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर होती है और कोरोना होता है। यहीं पर परमाणु फ्यूजन से विशाल विस्फोट होते रहते हैं और उसके ऊर्जा से युक्त कण पृथ्वी तक पहुंचते हैं। सूर्य के चारों तरफ धूल के कई घेरे मौजूद हैं जिन्हें सोलर डस्ट रिंग कहते हैं, जिनसे अनुमान लगाया गया है कि जब 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल बना होगा उस वक्त सूर्य के चारों तरफ गैस की डिस्क रही होगी। लेकिन जिस कोरोना के अंदर
प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया है PSLV-C5 के जरिए। सबसे पहले उस बाहुबली को ही समझिए, यानी कि PSLV-C5-9 को समझिए। इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं, जरा देखिए क्या है भारत का PSLV-C5। इसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसकी ऊंचाई है 44.5 मीटर। उपलब्धि क्या है, PSLV की उपलब्धि को जरा पढ़िए, बेहद खास है क्योंकि PSLV की 61वीं उड़ान है जो सक्सेसफुल है। इसके अलावा जो PSLV XL है उसका ये 26वां मिशन है जो उसने सक्सेस किया है, पूरा किया है। इसके अलावा देखिए मकसद क्या है, भारतीय उपग्रहों को लॉन्च करना, विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च करना आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। और PSLV भारत की विश्वसनीयता और बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं का मान है। और भारत और इसरो दोनों ही PSLV पर गौरव महसूस करते हैं। लेकिन PSLV-C9 के जरिए जो लॉन्च की गई है प्रोबा 3, वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताएं। लेकिन उससे पहले जरा PSLV को अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि PSLV 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है। 20 अगस्त 1993 को इसकी पहली टेस्टिंग नाकाम रही, लेकिन कहते हैं ना कि पहली नाकामी हमेशा सफलता के द्वार खोलती है और इसलिए दूसरी लॉन्चिंग 1994 को ही जो सफल रही। 2024 तक PSLV ने 57 मिशन पूरे किए। 26 मई 1999 को इसने पहली बार एक से ज्यादा सैटेलाइट ऑर्बिट पहुंचाए थे। फरवरी 2017 में आपको ध्यान होगा एक रॉकेट के जरिए 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए थे, वो दरअसल PSLV ही था। कमाल की बात यह है कि जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे उन सभी को अलग अलग ऑर्बिट के अंदर भेजा गया था और ये रॉकेट की 37वीं उड़ान थी। PSLV-C9 से 28 अप्रैल 2008 को एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हालांकि अभी 104 तक एक साथ सैटेलाइट को न सिर्फ लॉन्च कर चुका है बल्कि उन्हें अलग अलग कक्षाओं में स्थापित भी कर चुका है। 2013 में आपको याद होगा इसरो ने एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसरो ने इस दौरान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और इसरो लगातार अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। वहीं PSLV-C37 से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो आज की तारीख में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं PSLV से ही चंद्रयान 1 और मंगल मिशन को भी लॉन्च किया गया था जो बेहद सफल रही थी। PSLV 44 मीटर ऊंचा है और इसका व्यास 2.8 मीटर है। इसके 3 प्रकार मुख्य रूप से हैं जिन्हें PSLV-G कहते हैं, PSLV-CA कहते हैं और PSLV-LI कहते हैं। लेकिन जो भारत के पास लॉन्चिंग व्हीकल है LV है जो, वो कितने प्रकार के हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, उनकी क्षमताएं क्या है, चलिए आपको यह भी बताते हैं कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि SLV कितने प्रकार के होते हैं और उनकी खूबी क्या है। एक एक करके जरा शुरुआत करते हैं। हमने आपके लिए हिंदुस्तान के अंदर जितने लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं और देखिए उसकी ताकत क्या है। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। अब इसमें शुरुआत करते हैं SLV के साथ ही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है उसकी ऊंचाई है 22.7 मीटर, जबकि उसकी जो क्षमता है अपने साथ वजन को अंतरिक्ष में ले जाने की जो क्षमता है वो क्षमता है 40 किलोग्राम। और वो किस कक्षा में उपग्रह को या बाकी चीजों को स्थापित कर सकता है, वो है निचली कक्षा, लोअर ऑर्बिट के अंदर। दूसरा ASLV को कहते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये दरअसल इसकी ऊंचाई कितनी है 23.5 मीटर, क्षमता है 150 किलोग्राम तक वजन को अंतरिक्ष में ले जाने की। यह भी निचली कक्षा लोअर ऑर्बिट के अंदर ही उपग्रह को स्थापित करता है। तीसरे नंबर पर आता है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह किस काम आता है, सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई 44 मीटर के आसपास। इसकी क्षमता कितनी है जरा देखिए, इसकी क्षमता है 1860 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में ले जाने की। और यह कहां स्थापित करता है, यह पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर ऊंचाई तक सैटेलाइट को ले जा सकता है, वहां उसको स्थापित कर सकता है।
और ये इसे अपने आप में बेहद खास बनाता है। इसके बाद जो आता है वो है GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें खूबी क्या है, सबसे पहले ऊंचाई देखिए, 49 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 2200 किलोग्राम तक अंतरिक्ष में ले जाने की। और यह कक्षा कौन सी है? GTO मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसके अंदर ले जाकर यह उपग्रह को स्थापित करने में सक्षम है। और ये हिंदुस्तान इसरो की वो ताकत है जो अंतरिक्ष में पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजवाती है। इसके बाद है GSLV Mk3, ये इससे भी बेहतरीन, और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल जिसकी ऊंचाई 43.43 मीटर है, लेकिन क्षमता इसकी जरा देखिए, ये 4000 किलोग्राम तक वजन को आसमान में ले जा सकता है, अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और ये भी जो स्थापित करता है किसी भी उपग्रह को ले जाकर, वो GTO है। GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, उसके अंदर ले जाकर स्थापित करता है। और हमने इमेज भी आपको दिखाई है, देखिए सर, ये SLV है, ये ASLV है, ये PSLV है, जिसके जरिए प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया है। इसके बाद ये GSLV है और ये GSLV Mark 3 है, जिसकी क्षमता 4000 किलोग्राम को आसमान में ले जाने की, और जो GTO के अंदर जाकर यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर जाकर किसी भी उपग्रह को स्थापित करने की ताकत रखता है। लेकिन जिस PSLV C59 के जरिए प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया है, वो सूर्य के कोरोना के अंदर जाकर स्टडी करेगा। अब जरा ये समझिए कि सूर्य का कोरोना क्या है और क्यों यह कहा जाता है कि कोरोना अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है। दरअसल हमारे सूर्य का बनना अपने आप में एक रहस्य है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाहरी वायुमंडल सौर कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट से, यानी कि सूर्य की सतह से औसतन करीब 200 गुना ज्यादा गर्म है। सूर्य की सतह से दूर तापमान में यह नाटकीय इजाफा वाकई में हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लाज्मा तरंगों की टकराकर लौटना इसके लिए जिम्मेदार है। यह तो तय हो गया, लेकिन क्या वाकई में कोरोना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य की सतह से 200 गुना ज्यादा उसका तापमान है, उसके अंदर जाकर प्रोबो 3 क्या वाकई में स्टडी कर पाएगा? तो जरा अब यह समझने की कोशिश कीजिए कि PSLV C59 ने जिस प्रोबा 3 को लॉन्च किया है, वो दरअसल एक उपग्रह नहीं है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2 उपग्रहों का एक संयुक्त मिशन है, जिनमें से जो पहला है वो कोरोनोग्राफ से स्पेसक्राफ्ट है। तो सबसे पहले कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट को ही समझिए और उसके वजन और उसकी बारे में जानिए कि वो किस तरीके से ऊपर जाकर काम करेगा। जरा देखिए, अगर बात करें इसके वजन की, 310 किलोग्राम इसका वजन है। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है सूरज की तरफ इसका चेहरा रहेगा, यानी कि जो ये जानकारी जुटाएगा, इसका जो पीठ होगी वो पृथ्वी की तरफ होगी, चेहरा सूर्य की तरफ होगा, और ये कोरोना कक्षा के अंदर स्थापित होगा। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है लेजर विजुअल बेस्ड टारगेट को तय करना। दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य है कि बाहरी और अंदरूनी कोरोना के गैप की स्टडी को करना। तीसरा क्या है? सूरज के सामने रहेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे ग्रहण के वक्त चंद्रमा सामने होता है, मसलन पृथ्वी, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य। चंद्रमा ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। बिल्कुल इसी तरह जो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट होगा, जो उपग्रह है, वो दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जिस वक्त सूर्य ग्रहण हो रहा होगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगा, उस दौरान चंद्रमा और सूर्य के बीच में यह कोरोना ग्राफ स्पेसक्राफ्ट होगा, जो पूरी जानकारी देगा कि जब चंद्रमा सूर्य के सामने आता है, पृथ्वी पर उसकी परछाई पड़ रही होती है, उस दौरान क्या क्या बदलाव चंद्रमा के अंदर होते हैं और क्या क्या बदलाव सूर्य के अंदर होते हैं, और जो वो ग्रहण का फेज है, उस दौरान अंतरिक्ष में क्या घट रहा होता है। क्योंकि इसके लिए 2 बहुत बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, जिनमें से जो पहली है
जो अपने आप में इसकी खासियत है वो कौन सी है? वो है ASPIICS। दरअसल इसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पैलेरीमेट्रिक और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना ऑफ द सन। जो कोरोना है, जो लेयर है, बाहरी लेयर है, उसके अंदर ये मौजूद रहेगा और उसके अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं उसको स्टडी करेगा। इसमें एक और खासियत है, वो है 3DEES, 3D इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। वो भी इसके अंदर लगा हुआ है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उस कोरोना के अंदर 1 मिलीमीटर तक का जो इंपैक्ट होगा उसको भी रिकॉर्ड करेगा। इसके अंदर एक और उपग्रह है जो वहां भेजा जा रहा है, ओकलर स्पेसक्राफ्ट। हम कह रहे हैं 2 से बना है, एक कोरोनाग्राफ, दूसरा ओकलर। तो चलिए ओकलर स्पेसक्राफ्ट को भी समझिए, जो हमारे बाहुबली PSLV C59 के जरिए सूर्य के कोरोना कक्षा के अंदर भेजा गया है, या कहीं कि उस लेयर के अंदर भेजा गया है। वो ओकलर किस तरीके से और उसकी खासियत क्या है ये भी जरा देखिए। ओकलर जो स्पेसक्राफ्ट है उसका वजन 240 किलोग्राम है। उसकी स्थिति क्या है? उसकी कोरोनाग्राफ के पीछे की स्थिति है। स्थिति को समझिए, एक पृथ्वी की तरफ चेहरा, कहां पर? कोरोना के लेयर के अंदर। दूसरा सूर्य की तरफ चेहरा, और वो दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर होंगे जो क्लोज आ सकते हैं, और बाकायदा वो दोनों तरफ से उस कोरोना लेयर के अंदर के होने वाले बदलाव को स्टडी कर सकेंगे। और यही दरअसल इसका मिशन है कि कोरोना के डेटा की स्टडी को करेगा। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है DARA। DARA मतलब डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये इसके अंदर लगा हुआ है और ये इसकी खासियत है। ओकलर स्पेसक्राफ्ट और कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट दोनों मिलकर प्रोबा 3 बन रही हैं, जिनको PSLV C59 के जरिए लॉन्च किया गया। और वो सूरज पर हिंदुस्तान का, इसरो का बाहुबली है, जो डंका बजाने की तैयारी कर चुका है और कहीं कि उसमें सफल हो चुका है। लेकिन ये जो दोनों सैटेलाइट हैं वो एक साथ काम किस तरीके से करेंगी इसको भी जरा समझिए, क्योंकि ये दोनों सैटेलाइट एक साथ एक लाइन में 500 मीटर की दूरी पर धरती का चक्कर लगाते हुए सूरज के कोरोना की स्टडी करेगी। जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा देखिए। इसमें आपको सूरज के ऊपर एक काला घेरा दिख रहा है। इसी काले घेरे की स्टडी करेगा प्रोबा 3 मिशन। असल में यहां पर 2 तरह के कोरोना होते हैं, एक हाई कोरोना और दूसरा लो कोरोना, जिनकी स्टडी कई सैटेलाइट्स इस वक्त भी कर रही हैं। लेकिन इनके बीच में गैप की स्टडी यानी काले हिस्से की स्टडी करेगा प्रोबा 03। जो एक काला घेरा हम आपको दिखा रहे हैं ना सूर्य का, दरअसल इसी की स्टडी करेगा और यही कोरोना है जो प्रोबा 3 करेगा और पहली बार करेगा। और प्रोबा 3 में जो ASPIICS लगा है वो इस काले गैप की स्टडी करेगा। ये सोलर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी भी करेगा। वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवाओं की स्टडी भी इसके जरिए कर सके, ताकि ये पता चल सके कि सूरज का डायनेमिक्स क्या है, इसका हमारी पृथ्वी पर क्या असर होता है, सूर्य की गर्मी, सौर तूफान आदि के बारे में भी पता लगेगा। अंतरिक्ष मौसम की जानकारी भी देगा। यह मिशन 2 साल के आसपास का होगा, यानी कि उस काले घेरे की स्टडी करेगा जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है, जिसके लिए कोई मिशन लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोबा 3 सूर्य की स्टडी के लिए पहला मिशन है जो लॉन्च किया गया। भारत खुद अपना आदित्य L1 लॉन्च कर चुका है, जो सूर्य की L1 कक्षा के अंदर सूर्य को लेकर स्टडी कर रहा है। लेकिन कौन कौन से देश अभी तक कौन कौन से मिशन को लॉन्च कर चुके हैं ये भी आपको बताते हैं। जरा इसको भी देखिए, क्योंकि सूर्य असंभव नहीं है, लेकिन जो असंभव दिख रहा है उसमें संभावनाएं क्या हैं उसको तलाशने के लिए अलग अलग मिशन लॉन्च किए गए। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, उसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। नासा ने 3 मिशन भेजे हैं, जिनमें से पहला है सोहो, दूसरा है पार्कर सोलर प्रोब और तीसरा है आइरिस। सोहो मिशन को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब 4 जो है वो 4 साल में सूर्य की सतह के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। पार्कर सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिसे कोरोना कहते हैं।
उसने यहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। नासा यहां तक दावा करता है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया था। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह बनाया गया कि वो सूर्य की सतह से 65 लाख किलोमीटर तक जा सके, ताकि वो ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड को समझ सके, जबकि सोहो का मकसद हेलियोफिजिक्स का बारीकी से अध्ययन करना है। 2020 में लॉन्च, 7 साल तक इसके काम करने की संभावना है और यह अंतरिक्ष यान सूर्य की अत्यधिक गर्मी को सहन करने लायक बनाया गया है। इससे सूर्य के सबसे अंदरूनी हिस्से का अध्ययन किया जाना है, ताकि उसके बारे में बेहतरीन साझेदारी और समझदारी विकसित की जा सके, उन चीजों के अनुमान भी लगाए जा सके जिनसे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। जबकि जो तीसरा आइरिस है वो सूर्य के सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है। सूर्य के अध्ययन में अभी तक सबसे बड़ा मील का पत्थर आइरिस साबित हुआ है, जबकि नासा का पार्कर, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है, वहीं भारत की तरफ से आदित्य सूर्य की L1 कक्षा के अंदर लॉन्च किया गया और इसलिए इसका नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से भारत का बाहुबली अंतरिक्ष में अपने डंके बजा रहा है, जिस तरीके से PSLV लगातार सक्सेस की नए आयाम स्थापित कर रहा है, यकीनन इसरो आज नासा के बराबर आकर खड़ा हो चुका है और आने वाला वक्त होगा जब नासा से बेहतर होगा, या कहें कि दुनिया का सबसे बेहतर अगर कोई इस तरीके का रिसर्च सेंटर होगा तो वो इसरो होगा, क्योंकि जल्द भारत के पास अंतरिक्ष में अपना स्पेस सेंटर भी होगा, जो भारत स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन PSLV C59 ने प्रभा 3 को सूर्य की कोरोना में स्थापित करके बता दिया कि भारत हर स्थिति में अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में सबसे आगे कदम बढ़ा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। The PSLV C59 Proba 3 mission is successfully accomplished. Congratulations to Team ISRO for the sincere efforts. The 60,000 kilometer orbit for ESA was really special.